सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के शासन प्रशासन के संदर्भ में, जिसमें हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा इस व्यवस्था को किस तरीके से लागू किया गया इसके बारे में जानेंगे और केवल उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया है जो विगत वर्ष परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या अधिकांशतः संभावना रहती है कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो राज्यों के शासन प्रशासन संबंधी संविधान में व्यवस्था की गई है, वो संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 के तहत राज्यों में शासन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित लागू किया गया है, व्यवस्था दी गई है। शासन प्रशासन की जो प्रणाली है वो संसदात्मक प्रणाली लागू की गई है और उसके 3 अंग है: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राज्यपाल, मंत्री परिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता। विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं राज्यपाल और विधानसभा। और रही बात न्यायपालिका की, न्यायपालिका के संदर्भ में हम उच्च न्यायालय और इससे संबंधित बिंदुओं को पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था जो कि 46 दिन का था और पूरे देश में सबसे कम दिनों का जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 46 दिन का ही था। और उत्तराखंड में यह राष्ट्रपति शासन लगा था। जो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 356 के तहत है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ध्यान रखेंगे इसको। और उत्तराखंड में जो 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था ये था 27 मार्च से 12 मई 2016 तक। दिनांक को याद रखेंगे, परीक्षा में दिनांक पूछा जाता है और दिनांक से ही या तारीख से ही उसमें मेंशन करना होता है कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा था और कितने दिनों का लगा था और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अगली बात करते हैं, राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है जो कि अनुच्छेद 153 के अंतर्गत है। आज के वीडियो में हमने केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही शामिल किया है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जो राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। तो राज्यों हेतु राज्यपाल की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 153 के तहत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल किसी भी राज्य का, यहाँ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और राज्य की जो भी कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में ही निहित होती है। इसके साथ राज्यपाल के विधायी कार्यों के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य राज्यपाल के कार्य क्षेत्र में आते हैं, जिसमें है कि जो अधिवेशन है उसको बुलाना, उसमें अभिभाषण करना, सत्रावसान करना और उसका विघटन करना, ये इसके अंतर्गत शामिल है। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने पर सदन में अभिभाषण करना भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों में यानी विधायी कार्यों के अंतर्गत आता है राज्यपाल के। राज्यपाल के बाद बात करते हैं मंत्री परिषद की, जो कि अनुच्छेद 163 के अनुसार है। ध्यान में रखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति है 153 के अनुसार, अनुच्छेद 153 के अनुसार, और मंत्री परिषद की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 163 के अनुसार की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 163 में व्यवस्था की गई है या बताया गया है कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जो कि अनुच्छेद 164 के तहत है। मंत्रियों को तथा अन्य जो मुख्यमंत्री हैं या सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। और यह शपथ का जो प्रावधान है ये अनुसूची 3 के अनुसार शपथ दिलाई जाती है, यानी कि शपथ संबंधी जितनी व्यवस्था है जो पद और गोपनीयता से संबंधित है वो अनुसूची 3 के तहत है। मंत्री परिषद विधानमंडल की पथ प्रदर्शक और शासन की धुरी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा गया है कि शासन की धुरी कौन होता है या विधानमंडल की शासन की धुरी कौन है। विधानमंडल की शासन की धुरी होती है मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री ही सारी व्यवस्था जो वहां पर शासन किस तरीके से होना है अलग अलग तरीके से अपने सुझाव देते हैं और इसलिए इनको धुरी कही जाती है।
अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री के संदर्भ में। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय राज्य प्रशासन का पर्यवेक्षण करना, निर्देशन करना और उस पर नियंत्रण करने के लिए सचिवालय की व्यवस्था होती है प्रत्येक राज्य में, और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी होता है। देखिए, मंत्रिपरिषद विधानमंडल की धुरी होता है और मुख्य सचिव क्या होता है, राज्य प्रशासन की धुरी होता है। उसके बाद कार्यकारी विभाग यानी कि निदेशालय की बात कर लेते हैं। राज्य में मंत्रिपरिषद के सचिवालय के बाद कार्यकारी विभाग का स्थान आता है और मंत्रिपरिषद और सचिवालय का संबंध होता है नीति निर्माण से। यह प्रश्न पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद और सचिवालय का जो संबंध होता है वो किससे है। मंत्रिपरिषद और सचिवालय का संबंध है नीति निर्माण से, जबकि जो निदेशालय होते हैं उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, यानी कि कार्यकारी विभाग का संबंध है उन नीतियों के क्रियान्वयन से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्रिपरिषद और सचिवालय नीति निर्माण करते हैं और कार्यकारी विभाग यानी कि निदेशालय उनका क्रियान्वयन करते हैं। उसके बाद राज्य को केवल 2 मंडलों में विभाजित किया गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में कुल 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। राज्य में कुल 110 तहसील हैं, 95 ब्लॉक हैं। सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला है पिथौरागढ़, जिसमें 13 तहसील हैं, और सबसे कम तहसील वाला जिला है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। इन दोनों में केवल 4 तहसीलें ही हैं। इसके बाद कुल विकास खंड है 95, यानी कि ब्लॉक हैं 95। उनमें सबसे ज्यादा जो ब्लॉक हैं वो पौड़ी में है, यानी 15 ब्लॉक, और सबसे कम ब्लॉक है या विकास खंड है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। इनमें 3 ही ब्लॉक हैं। बात करते हैं महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता से संबंधित जो व्यवस्था है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और इससे संबंधित अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जो अवधि है यानी कि जो उनके कार्यकाल अवधि है वो निश्चित नहीं है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जब तक राज्यपाल चाहे वो काम कर सकते हैं। लेकिन महाधिवक्ता बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं। जैसे प्रथम योग्यता तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो और उसे कम से कम 10 साल का विधिक या न्यायिक अनुभव हो। यह सदन की बैठकों में भाग तो ले सकता है, वहां बोल भी सकता है, लेकिन उससे संबंधित यह मतदान नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाधिवक्ता का क्या कार्य नहीं है। महाधिवक्ता सदन की बैठकों में भाग भी ले सकता है, वहां बोल भी सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। वर्तमान में जो महाधिवक्ता हैं उत्तराखंड राज्य के वो हैं SN बाबुलकर। इसके बाद आगे बात करते हैं विधानमंडल की। विधानमंडल एक सदनात्मक है। इसके अंतर्गत आते हैं राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी। हम बात करते हैं विधानसभा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो विधानसभा का गठन किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत, और ये केवल उत्तराखंड के संदर्भ में ही नहीं है, यह पूरे राज्य में, पूरे देश में जहां भी राज्य विधानसभा बनेगी वो अनुच्छेद 170 के तहत ही उसकी व्यवस्था की जाती है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य ही हो सकते हैं, यह भी निर्धारित किया गया है। मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे और 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। उत्तराखंड में कुल जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हैं 70, और इसमें एक सदस्य भी एड ऑन होता है जो को एंग्लो इंडियन समुदाय का होता है। वो निर्वाचित सदस्य नहीं होता है, वो मनोनीत सदस्य होता है। तो उत्तराखंड में जो कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो वो कुल निर्वाचित सदस्य हैं 70, और एक एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य होता है। जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक वर्ष की आयु के जो व्यक्ति होते हैं राज्य के, वो इसके लिए मतदान करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक स्पष्ट चीज यह भी है कि अगर मान लीजिए राज्य में आपातकाल की घोषणा हो जाए
तो आपातकाल की घोषणा में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर राज्य में आपातकाल की घोषणा हो जाए तो यह जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब रही बात आपातकाल कभी तो समाप्त होगा, तो आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह के अंदर, मतलब 6 महीनों से अधिक यह अवधि इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि से अधिक नहीं रह सकती। मतलब आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह से अधिक इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि नहीं रह सकती। मतलब मैक्सिमम अगर आपातकाल समाप्त हो गया है उसके बाद केवल 6 महीने तक ही यह व्यवस्था रहेगी। अब बात करते हैं गणपूर्ति से संबंधित। विधानसभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए एक नियम यह है कि 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है और ये संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो केवल कितने सदस्य हैं, 10, उसका 1/10 कितना हो जाता है, 7 सदस्य। लेकिन दूसरा नियम ये आता है कि यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर बैठकों में उपस्थित संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10। तो ये दूसरा नियम यहाँ पर लागू होगा। फिर है विधानसभा सत्र से संबंधित। विधानसभा का जो सत्र है कम से कम 1 साल में 2 बार होना चाहिए और दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा की गैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अंतराल 6 माह से ज्यादा का ना हो। इससे संबंधित राज्यपाल को भी एक विशेष अधिकार है। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के द्वारा विशेष सत्र विधानसभा का आमंत्रित किया जा सकता है, यानी कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 के अनुसार जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि वे सदस्य किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और किसी दूसरे सदस्य को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुनते हैं। इसके बाद विधानसभा की कुल सीटें 70+1, 70 सीटें जो है वो निर्वाचित सदस्य हैं और एक जो एंग्लो इंडियन समुदाय से व्यक्ति रखा जाता है वो। आरक्षित सीटें हैं उत्तराखंड में केवल 15, यानी कि इन 15 सीटों में 13 सीटें एससी समुदाय एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए जो 2 सीटें आरक्षित हैं वो एक है देहरादून के चक्राता में और दूसरा उधम सिंह नगर की नानक मत्ता सीट एसटी के लिए आरक्षित है। बाकी 13 सीटें एससी के लिए हैं, यानी कि कुल 15 सीटें राज्य में 70 में से 15 सीटें आरक्षित सीटों में है। अगले क्रम पे आते हैं। जब राज्य का गठन हुआ उस समय भाजपा का बहुमत था और उस समय बहुमत के कारण यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को उसी के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है, यानी कि जो पहली सरकार होती है वो भाजपा सरकार है और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला हैं, जिन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को यहाँ पर गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई थी। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष जो कि प्रथम अध्यक्ष है वो अंतरिम विधानसभा के प्रकाश पंत हैं और इसी क्रम में आगे प्रथम सत्र जो इस यहाँ पर बुलाया गया था वो था 9 जनवरी 2001 को। मतलब पहले सत्र की शुरुआत होती है 9 जनवरी 2001 से और पहला विधानसभा का चुनाव होता है 14 फरवरी 2003 को। जब पहले विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत मिलता है और 2 मार्च 2002 को एनडी तिवारी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राज्य के बनाए जाते हैं। देखिए दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री एनडी तिवारी और अंतरिम सरकार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी थे। अगले क्रम में आते हैं। संसद में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। ये 5 सीटों में अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार, ये 5 सीटें हैं जो लोकसभा की सीटें हैं और 3 सीटें राज्यसभा की हैं। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा में विधानसभा की 14-14 सीटें हैं। तो लोकसभा राज्यसभा की सीटें ध्यान में रखेंगे और अगर परिसीमन की बात करें जो 2008 में हुआ था उसके अनुसार हर लोकसभा क्षेत्र को सीटें आवंटित की गई विधानसभा की, जिनमें 14-14 सीटों का आवंटन हुआ। उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका की।
अनुच्छेद 214 में न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का मुख्य उच्च न्यायालय है नैनीताल में, और जिसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 को। ये देश का 20वां उच्च न्यायालय है और न्यायाधीश के कुल स्वीकृत पदों की संख्या इसमें कितनी है? 11। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई और प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत थे। उसके बाद फास्ट ट्रैक जो कोर्ट बनाए गए 1 अप्रैल 2001 में बनाए गए और राज्य में कुल 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय का गठन किया गया। उच्च न्यायालय भवन जो है लगभग 100 साल पुराना है, इससे भी ज्यादा पुराना है, और इसका निर्माण किया था सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने। तो देखिए 2-3 चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट आती हैं। पहला, देश का कौन सा उच्च न्यायालय है, कितने इसके पदों की स्वीकृति है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश और प्रथम रजिस्ट्रार। ये 3-4 प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप भवन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, किसने इसको बनाया था, तो सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने ये भवन का निर्माण करवाया था। बात करते हैं राज्य के लोकायुक्त की। लोकायुक्त संबंधी विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2001 को पारित किया गया। इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार इन सदस्यों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है और ये 7 तक हो सकती है। आगे पंचायती राज व्यवस्था के विषय में जान लेते हैं। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जो व्यवस्था की गई है वो 15 अगस्त 1947 को लागू की गई थी, और संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी। 1961 में त्रिस्तरीय स्वरूप को लागू किया गया और 22 अप्रैल 1994 जो कि 73वां संविधान संशोधन था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक निकायों की व्यवस्था की गई। मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम था, जिसमें महिला आरक्षण जो इससे पहले 33% था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। किसमें? पंचायतों में। अब पंचायत की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत यहाँ पर 3 स्तरीय व्यवस्था में सबसे पहले जिला पंचायत, दूसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत और तीसरे नंबर पर आती है ग्राम पंचायत। सबसे पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जो शीर्ष पंचायत का दर्जा प्राप्त है वो जिला पंचायत है, और जिला पंचायत में उस जिले के अंदर जितने भी लोकसभा सदस्य होंगे, जितने भी राज्यसभा सदस्य होंगे या विधानसभा सदस्य होंगे, ये जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य यानी कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के जो पदेन सदस्य हैं, ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये मत भी दे सकते हैं। केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय ये अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि अगर जिला पंचायत के संदर्भ में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या पदेन सदस्य उससे संबंधित मत का प्रयोग कर सकते हैं? तो वे इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जिला पंचायत के अंतर्गत कुल 6 समितियां हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत जैसे जिला पंचायत में भी क्या होता है, 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के ही मतदाता होंगे, निर्वाचन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्षेत्र पंचायत में सेम कंडीशन है, 18 वर्ष आयु या उससे अधिक के मतदाताओं के द्वारा, जो कि ग्राम सभा के होंगे, उनके द्वारा यहाँ पर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 20 से कम और 40 से अधिक नहीं हो सकती, यानी न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम संख्या 40। रही बात आगे ग्राम प्रधान, लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। और
इस पंचायत का सदस्य बीडीओ भी होता है। कुल 6 समितियां इसमें भी होंगी और ये 6 समितियां अपने अपने क्षेत्र के कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करती रहती हैं। अगली बात आती है ग्राम पंचायत की। पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम नहीं होगी और 15 से ज्यादा नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्राम पंचायत की पहली बैठक कब होती है? तो जब ग्राम पंचायत का गठन हो जाए, जिस तिथि को भी ग्राम पंचायत का गठन होगा, उसके गठन के 30 दिन के अंदर ही अंदर क्या करना होगा? प्रथम बैठक यहाँ पर आयोजित करनी होगी। यह अनिवार्य है। और ग्राम पंचायत का जो सचिव है यानी कि जो सेक्रेटरी है वो कौन होता है? बीडीओ होता है। बीडीओ जनरली क्या करता है? 5 ग्राम पंचायतों का काम देखता है। ये वीडियो के अंतर्गत आता है कि जितनी भी ग्राम पंचायतें उसके क्षेत्र में है, क्या वहां पर कार्य सही तरीके से हो रहे हैं अथवा नहीं, इसके संबंध में वो देखभाल करता है और अपने जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करता है। फिर आते हैं नगर निकाय की। 1993 का 74वां संविधान संशोधन है जिसके तहत इनको संवैधानिक दर्जा मिला। यहाँ पर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नगर निगम पहले नंबर पर, उसके बाद नगर पालिका परिषद और तीसरे नंबर पर आती है नगर पंचायत। नगर निगम के लिए कंडीशन है कि कब नगर निगम बनाए जाएंगे। अगर मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या की बात करें तो 1 लाख की जनसंख्या पर नगर निगम बनेगा और पहाड़ों में 90,000 की जनसंख्या होने पर नगर निगम बनेगा। वर्तमान में राज्य में कुल 9 नगर निगम है। ये कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। अगले क्रम में बात करते हैं नगर पालिका की। तो नगर निगम कितने हैं? कुल 9 और नगर पालिका कितनी है? कुल 42। इसके लिए भी है कि अगर मैदानों में नगर पालिका का गठन करना है तो जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच होनी चाहिए और पहाड़ों के लिए है यहाँ पर 90,000 तक जनसंख्या होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नगर पंचायत की। जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक और कुल 53 नगर पंचायतें हैं। इसमें भी 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर जो पंचायतें हैं वो मनोनीत पंचायतें हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ये 3 नगर पंचायत ऐसी हैं जहां पर चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर जो पंचायत है वो मनोनीत पंचायत है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 लाइनर की फॉर्म में होंगे और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।